हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आ रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लाभान्वित होंगे। कैरियर पोर्टल देश भर में सबसे ज़्यादा सूबे से 63 लाख छात्र जुड़े। राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को उनके स्कूलों से ही जोड़ा जा रहा है। क्या है देखिए, सूबे के 63,895 छात्र छात्राएं कैरियर पोर्टल से जुड़ चुके हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सूत्रों की माने तो यह देश भर में सबसे ज़्यादा है। राज्यों की बात करें तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सबसे ज़्यादा छात्र छात्रा बिहार से ही है। कैरियर पोर्टल से जुड़ने वाले देश भर में बिहार के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा है। इसमें 9वीं और 11वीं के 30 लाख और 10वीं और 12वीं के 33 लाख विद्यार्थी शामिल है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश से 55 लाख और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश से 40 लाख विद्यार्थी कैरियर पोर्टल से जुड़ चुके हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय कैरियर पोर्टल की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसके तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर की जानकारी दी जाती है। 10वीं से 12वीं करने के बाद किस तरह के रोजगारपरक विकल्प है, इसकी तमाम जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अलावा छात्र देश विदेश में मिलने वाली छात्रवृत्ति की जानकारी पोर्टल पर दी गई। इससे छात्रों को घर बैठे तमाम कैरियर और छात्रवृत्ति के विकल्प की जानकारी मिल जाती है। 500 से अधिक तरह के कैरियर की जानकारी मिलती है। 50,000 से अधिक छात्र हर दिन करते हैं विजिट। नेक्स्ट क्या है, अमेरिका को खूब बढ़ रहा निर्यात, चीन रहा सबसे ज्यादा साझेदार। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत से अमेरिका को निर्यात 48%, तो चीन से आयात में 44% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। क्या है तो भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका सबसे आकर्षक बाजार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 118.3 अरब डॉलर रहा है। इसके बावजूद अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार नहीं है। जो बीते वर्ष चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार रहा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 118.41 अरब डॉलर रहा है। यह बात वैश्विक बाजार पर शोध करने वाली एजेंसी GTRI की नई रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 वर्ष के दौरान अमेरिका को भारत से होने वाला निर्यात 47.9% से बढ़कर 77.52 अरब डॉलर हो गया है। कारोबार संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में चीन से होने वाला आयात 44.7% बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.72 अरब डॉलर हो गया है, जबकि इस दौरान चीन को होने वाला निर्यात लगभग उसी स्तर पर है। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत ने चीन को 16.8 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जो वर्ष 2023-24 में 16.66 अरब डॉलर रहा है। पिछले वित्त वर्ष में चीन को भारत से निर्यात में 2022-23 के मुकाबले 8.7% की वृद्धि रही है। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार रहा है। अमेरिका को जिन उत्पादों का निर्यात किया गया है उनमें लव एश, कपास, हैंडलूम उत्पाद, मसाले, फल व सब्जियां और प्लास्टिक उत्पाद शामिल है। यह रिपोर्ट भारत के मौजूदा आयात निर्यात परिदृश्य को लेकर कुछ रोचक तथ्य सामने रखता है। दुनिया के में सिर्फ 2 देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है। इसमें चीन और अमेरिका ही शामिल है। चीन से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम वहाँ से ज़्यादा आयात कर रहे हैं, जबकि अमेरिका को भारत से निर्यात लगातार बढ़ रहा है, इसलिए कारोबार बढ़ रहा है। रूस के साथ तेजी से बढ़ा कारोबार। चीन से आयात में कमी नहीं होने के कारण, क्या कारण है तो रिपोर्ट में चीन से आयात में कमी नहीं होने के कारण भी बताया गया। इसके मुताबिक भारत ने 2023 2023-24 में चीन से 4.2 अरब डॉलर का टेलीकॉम और मोबाइल फोन आयात किया है, जो इस वर्ष में कुल आयात का 44% है। इसी तरह भारत ने कुल कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी आयात का 77%, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के आयात का 65.5%, ईवी बैटरी के कुल आयात का 75% हिस्सा चीन से मंगाया है। यानी हम आवश्यक और रणनीतिक तौर पर बेहद जरूरी सेक्टर में भी चीन से आयातित उत्पादों पर काफ़ी निर्भर है। साफ है कि कोरोना महामारी के बाद रणनीतिक क्षेत्र में सप्लाई चेन के विस्तार करने की जो बातें हुई है उसका भी
तौर पर असर नहीं दिखा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के बाद से चीन पर निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, उसका असर संभवतः आने वाले दिनों में दिखेगा। नेक्स्ट, ये आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंज उठा कश्मीर का गोपाद्री पर्वत। क्या है, इतना ही याद रखिए। आदि शंकराचार्य की जयंती पर गोपाद्री पर्वत पर स्थित प्राचीन शंकराचार्य मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण से कश्मीर घाटी गूंज उठी। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण है कि शंकराचार्य मंदिर, जम्मू कश्मीर में स्थित शंकराचार्य मंदिर जो श्रीनगर में स्थित है, यह किस पर्वत पर स्थित है? गोपाद्री पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट, थॉमस एडिसन ने किया इलेक्ट्रिक ट्रेन का पहला ट्रायल। वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने 1880 ईस्वी में इलेक्ट्रिक ट्रेन का पहला ट्रायल किया था। 2 डिब्बों से की इस ट्रेन को लगभग आधा किलोमीटर की ट्रैक पर चलाया गया था। एडिसन के इस प्रयास को इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के पहले प्रयासों में गिना जाता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन का पहला ट्रायल अमेरिका में थॉमस एडिसन ने किया था। नेक्स्ट, बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी एलिसन। 1995 में ब्रिटिश पर्वतारोही एलिसन हारग्रीव्स बिना ऑक्सीजन या शेरपा की मदद के माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। उनका लक्ष्य दुनिया के 3 सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना था। हालांकि 13 अगस्त 1995 को K2 से उतरते समय उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, कचरा निपटान की बड़ी चुनौतियां। इस समय दुनिया में प्रति वर्ष 201 करोड़ टन से ज्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक ठोस कचरे का कुल उत्पादन बढ़कर 340 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। इसका अध्ययन हम सही ढंग से करेंगे। देखिए क्या है। भारत दुनिया में कचरा पैदा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां हर साल करीब 30 करोड़ टन से ज्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है। लेकिन हम इसका 60% ही निस्तारण कर पाता है। बाकी यह इधर उधर पड़ा रहकर पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। यह कचरा जल, वायु और भूतल प्रदूषण का कारण बन रहा है। देश के 75% से ज्यादा कचरा खुले में डाल दिया जाता है। विश्व बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा कचरा उत्पन्न होता है। इस मामले में दिल्ली ने मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों को काफी पीछे छोड़ दिया है। इन शहरों में इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक जैसे कचरे को अलग अलग करने और सही ढंग से पुनर्चक्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं। इन शहरों के कचरा भराव भर चुके हैं। इस समय दुनिया में प्रतिवर्ष 201 करोड़ टन से ज्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक ठोस कचरे का कुल उत्पादन बढ़कर 340 करोड़ टन तक पहुंच सकता है, जो दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों की राय है कि अगर ठोस कचरे का सही तरीके से निस्तारण हो तो एक नए विकसित उद्योग की तरह की जगह ले सकता है और रोजगार उपलब्ध कराने का एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। वर्ष 2009 में भारत के शहर प्रतिदिन 80,000 मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन कर रहे हैं। अनुमान है कि 2047 तक भारत एक वर्ष में 26 करोड़ टन कचरे का उत्पादन करेगा, जिसका निपटान करने के लिए करीब 14,000 वर्ग मीटर भराव क्षेत्र की आवश्यकता होगी। यह क्षेत्र हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर होगा। वर्तमान अपशिष्ट प्रबंधन के नगर निगमों द्वारा निजी ठेकेदारों को जो ठेके दिया जाता है, उनमें ठेका लेने वालों को ज्यादा से ज्यादा कचरा लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठेके में शुल्क का भुगतान कचरा ले जाने वाले वाहनों का आवाजाही के अनुसार मिलता है। जितना ज्यादा कचरा लाएंगे उतना ज्यादा शुल्क मिलेगा। भूमि की लागत और इसकी उपलब्धता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कई देशों में कचरे के निपटान के लिए पूर्व व्यवस्था को बदला गया है। स्वीडन और अमेरिका में भराव क्षेत्र में कचरा फेंकने के लिए भारी प्रवेश शुल्क वसूला जाता है। 2013 में स्वीडन में कचरा फेंकने के लिए औसतन $212 प्रति टन वसूला जाता था, जबकि इसकी तुलना में अमेरिका में $150 प्रति टन वसूला जाता था। गौरतलब है कि भारत में शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग साफ सफाई के आधार पर दी जाती है। रैंकिंग में कई वर्ष से इंदौर देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठोस कचरे के उचित निपटान में विफलता प्रदूषण बढ़ाती है। इससे कई समस्याएं हो सकती है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, बैक्टीरिया जनित बीमारियों का प्रकोप, हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, भूजल का प्रदूषण,
परिवहन के दौरान ध्वनि और सूक्ष्म धूल, बढ़ती आबादी, शहरीकरण और बढ़ती प्रौद्योगिकी ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के कुछ कारण हैं। ठोस अपशिष्ट से जुड़ी इन समस्याओं से निपटने के लिए ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण सबसे अच्छा तरीका है। वही कचरे को सूखे और गीले कचरे के रूप में अलग करना, घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना और छटाई के बाद से इसे प्रसंस्करण के लिए भेजना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख घटक है। आगे भी है। कचरे पर रोक लगाने के केंद्र सरकार ने 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली लागू की थी। इसके मुताबिक भराव क्षेत्र का इस्तेमाल कचरे केवल ऐसे जगह के लिए किया जाएगा जिसका दोबारा उपयोग न किया जा सके, जैविक रूप से नष्ट होने के लिए योग्य न हो, जो ज्वलनशील न हो तथा रासायनिक प्रतिक्रिया न करता हो। नियमावली में यह भी कहा गया कि भराव क्षेत्र से कचरा समाप्त करने के लिए कचरे को पुनः उपयोग या उसे नवीकृत करने का प्रयास किए जाएंगे। यह भराव क्षेत्र की आवश्यकता पर जोर देने की पुरानी नीति को हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भराव क्षेत्र के इस्तेमाल को न्यूनतम करने के लिए भराव क्षेत्र कर लगाए, अवशिष्ट कचरे के निपटान के लिए साफ सुथरे भराव क्षेत्र बनाया जाए ताकि प्रदूषण कम हो। नवनिर्मित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य कचरा मुक्त भराव क्षेत्र सुनिश्चित करना होना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चर्चा में इसलिए भी है लगभग सभी देश बढ़ते कचरे के कुशलतापूर्ण निपटान की चुनौती का सामना कर रहे हैं। असल में ठोस अपशिष्ट के निपटान की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सरकारों की ओर से संचालित कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़े करकट से अधिकतम मात्रा में उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और ऊर्जा का उत्पादन करना है, ताकि कम से कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को भराव क्षेत्र से फेंकना पड़े। भराव में फेंके जाने वाले कूड़े का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तो इसके लिए काफी जमीन की आवश्यकता होती है जो लगातार कम होती जा रही, और दूसरा कूड़ा वायु, मिट्टी और जल प्रदूषण का संभावित कारण भी है। कचरे के पुनर्चक्रण के मामले में जर्मनी सबसे बेहतर काम कर रहा है, जो अपने 56% कचरे का पुनर्चक्रण करता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 53%, दक्षिण कोरिया 53%, वेल्स 52% और स्विट्जरलैंड 49% पुनर्चक्रित करता है। इस मामले में स्वीडन, नॉर्वे और सिंगापुर भी अच्छा काम कर रहा है। भारत में भी पुनर्चक्रण धीरे धीरे एक उद्योग के रूप में ले रहा है। अहमदाबाद, त्रिवेंद्र अपने यहाँ के कुल कचरे का बड़ा भाग पुनर्चक्रित कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र को एक अस्थायी उद्योग का रूप देने के लिए बेहतर तकनीक और आर्थिक मदद की आवश्यकता है। इसमें कचरा प्रबंधन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है भ्रामक हो सकती है पैकेट बंद सामानों पर दी गई जानकारी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हम अध्ययन करेंगे। शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पैकेट बंद सामान पर खाद्य लेबल भ्रामक हो सकता है। परिषद ने जोर दिया कि उपभोक्ताओं को सामान खरीदते वक्त स्वस्थ विकल्प के लिए उस पर जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। ICMR ने यह भी कहा कि शर्करा मुक्त होने का दावा करने वाले खाद्य पदार्थ वसा से भरे हो सकते हैं, जबकि डिब्बाबंद फलों के रस में फलों का केवल 10% तत्व ही हो सकता है। हाल ही में जारी किए गए आहार संबंधी दिशा निर्देशों में परिषद ने कहा है कि पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य संबंधित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उन्हें इस बात पर राजी करने के लिए किए जा सकते हैं यह उत्पाद सेहत के लिहाज से अच्छा है। परिषद के तहत आने वाले हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा भारतीयों के लिए जारी आहार संबंधी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि भारत खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के कड़े नियम है, लेकिन लेबल पर लिखी सूचना भ्रामक हो सकती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद ने कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि किसी खाद्य उत्पाद को तभी प्राकृतिक कहा जा सकता है जब उसमें कोई रंग और स्वाद, फ्लेवर या कृत्रिम पदार्थ न मिलाया गया हो और वह न्यूनतम प्रसंस्करण से गुजरा हो। इस शब्द का प्रयोग प्रायः धड़ल्ले से किया जाता है। यह किसी मिश्रण में 1 या 2 प्राकृतिक सामग्री की पहचान के लिए विनिर्माताओं निर्माताओं का द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया जाता है और यह भ्रामक हो सकता है। संस्थान ने लोगों से लेबल, खासतौर से सामग्री और अन्य जानकारी के बारे में सावधानीपूर्वक पढ़ने का अनुरोध किया है। असली फल या फलों के रस के दावे को लेकर संस्थान ने कहा कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियम के अनुसार कोई भी खाद्य पदार्थ, चाहे वह बहुत कम मात्रा में हो, उदाहरण के लिए केवल 10% या उससे कम फल तत्व वाले उत्पाद को यह लिखने की अनुमति दी जाती है कि वह फलों के गुद्दे या रस से बना है, लेकिन वास्तविक फल होने का दावा करने वाले उत्पाद में चीनी और अन्य तत्व मिले हो सकते हैं।
और उसमें असली फल का केवल 10% तत्व हो सकता है। नेक्स्ट, सीमा पर अपराध रोकने के लिए लगाए गए मधुमक्खियों के छत्ते। सीमा पर दूसरे देशों से जो भारत में अवैध घुसपैठ होती है उससे निपटने के लिए एवं लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते लगाए जाए। क्या है तो सीमा सुरक्षा और BSF भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी सहित अन्य अपराधों को रोकने के लिए एक अनूठा प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत वहाँ मधुमक्खियों के छत्ते लगा रहा है। उसकी इस पहल का बढ़ावा देने के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और संबद्ध बलों को सीमा पर मधुमक्खियों के छत्ते लगाने का निर्देश है, ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सके और सुरक्षा मजबूत हो सके। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय अप्रैल में इस संबंध में हुई एक बैठक के दौरान लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने नॉर्थ ब्लॉक की स्थित अपने कार्यालय में की थी। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF की 32वीं बटालियन द्वारा तैयार और कार्यान्वित मधुमक्खी छत्ता मॉडल का सराहना की गई। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अपने अपने क्षेत्रों में इसे अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किया गया है। अधिकारी ने कहा कि अन्य सीमा प्रहरी बलों के साथ सुरक्षा के लिए बार नहीं है, लेकिन मॉडल का उपयोग उनकी ड्यूटी की प्रकृति के अनुसार किया जा सकता है। कुल मिलाकर लगभग 12 लाख कर्मियों वाले इन बलों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा, नक्सल रोधी अभियान, आतंकवाद रोधी और उग्रवाद रोधी कर्तव्यों जैसे विभिन्न आंतरिक सुरक्षा कार्यों के लिए तैनात किया गया है। पिछले साल नवंबर से अब तक नदिया में BSF इकाई ने मवेशी, सोने व मादक पदार्थों की तस्करी, बाड़बंदी काटने जैसे अपराधों को रोकने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारत बांग्लादेश सीमा बाड़ पर मधुमक्खी के करीब 200 छत्ते स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल की दक्षिण बंगाल सीमा के अंतर्गत आने वाली सीमावर्ती इलाकों में मवेशी, सोना, चांदी और नस्ली पदार्थ की तस्करी जैसे सीमा पर अपराध होने का खतरा है और अतीत में ऐसे मामले सामने आए जब बदमाशों और तस्करों ने अवैध गतिविधि के लिए बाड़ काटने के प्रयास किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।